हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। आज हम लेके आए हैं मूविंग एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2, जहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू लॉज। दो लॉ से हम फाइंड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, उसे हम डिटेल में कैलकुलेट करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम और भी दो तीन न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके रिलेटेड। JEE लेवल का कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि जो पिछले लेक्चर में था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, क्यों कैसे प्रोड्यूस होते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक स्मॉल एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो भी हमने देखा था। बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से हमने ये भी फाइंड किया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टू फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए नंबर 1, एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल है इसे आप मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोल सकते हो, स्क्रू रूल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्शन फाइंड करें। बहुत आसान, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? देखो, इससे पहले हमने, जैसे आप लोग जानते हो कि वेक्टर में हमने मतलब हम जो जानते हैं कि वेक्टर में ए क्रॉस बी वेक्टर जो होते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होते हैं सी वेक्टर। अगर आपको पूछा जाए कि सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, सी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो कैसे फाइंड करेंगे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये मान लीजिए बी वेक्टर, ठीक है। अब ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा? तो यहां पे क्या करेंगे, हम एक स्क्रू रूल यूज करेंगे, ठीक है। स्क्रू रूल क्या है? मान लीजिए एक स्क्रू है, हालांकि ये तो मार्कर है, स्क्रू नहीं है, तो स्क्रू है। तो स्क्रू को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी, तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या है कि जो स्क्रू है स्क्रू को हमें घुमाना है, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज और चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अब पहले स्क्रू को घुमाने के बाद उसका डायरेक्शन किस तरफ होते हैं वो पहले देख लेते हैं। मान लीजिए एक स्क्रू है और इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है? ऐसे घड़ी ऐसे घूमते हैं, टिक टॉक ऐसे घूमते हैं, ऐसे थोड़ी घूमते हैं, घड़ी तो ऐसे घूमते हैं ना। तो मान लीजिए घड़ी के जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ये जो स्क्रू है स्क्रू को हम घुमा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो ये जो स्क्रू है मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ, मतलब आपकी तरफ आएगा, मतलब ये बाहर की तरफ आएगा। जैसे हम स्क्रू को ऐसे, मतलब इसे स्क्रू को हम खोल रहे हैं, तो जैसे हम खुलेंगे तो ये जो मतलब स्क्रू है ये बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। और मान लीजिए स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये स्क्रू जो है ये अंदर जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हमने स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो जो स्क्रू है स्क्रू का जो एडवांस है मतलब वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे ठीक देखो आप, जैसे आप ए से बी में जाओगे, ए क्रॉस बी करने के लिए हमें ए से बी जाना पड़ेगा या बी से ए जाना पड़ेगा? अरे बी से ए थोड़ी जाएंगे, ए से बी जाएंगे। तो ए से जब बी जाएंगे हम, तो मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे। तो जैसे घुमाएंगे तो स्क्रू किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ आएगा।
तो इसका मतलब क्या होते हैं, जो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कहां पे रहेगा बेटा, वो बाहर की तरफ आएगा ऐसे, ठीक है। तो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स आएगा, इसे हम बोलते हैं कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। अब देखो ये जो सी वेक्टर है, ये हम जानते हैं सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सी वेक्टर जो है ये ए वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के ऊपर भी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन में परपेंडिकुलर रहेगा ये सी वेक्टर, ठीक है। चाहे वो आउटवर्ड हो सकते हैं, इनवर्ड हो सकते हैं, अभी वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कि अगर हम ए से बी जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो बाहर की तरफ, अगर हम बी से ए में जाएंगे तो वो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, फिर वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कॉर्कस्क्रू रूल। अब ये तो बात समझ में आ गया कि ये जो एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इससे हमें ये डायरेक्शन जो ये फाइंड करने को मिलेगा। लेकिन यहां पे जैसे हमने देखा था कि जो बायोट सेवर्ट लॉ है, बायोट सेवर्ट लॉ में हमने पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो डीएल वेक्टर है वो इस तरफ है और यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट जहां पे ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, बायोसेवर लॉ का जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था वो हमने क्या लिखा था कि वेक्टर फॉर्म डीवी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये लिखा था हमने, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर जो है इनका डायरेक्शन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कि जो स्क्रू है, अब समझो स्क्रू जो है वो डीएल से हमें आर जाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, तो इसीलिए हम स्क्रू को डीएल वेक्टर से आर वेक्टर में लेके जाएंगे। तो डीएल वेक्टर से आर वेक्टर मतलब देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं, ऐसे डीएल वेक्टर से आर वेक्टर मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब जैसे हम स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा, इनसाइड द प्लेन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन रहेगा, ठीक है। बहुत ही आसान एक रूल है, ठीक है। नेक्स्ट और एक रूल होते हैं जिसे हम बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल। इसी रूल से भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं जहां पे क्या होगा कि आपको इसी रूल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल से फाइंड नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन जहां पे कॉर्कस्क्रू रूल जो है वो अगर यूज नहीं हो तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये कौन सा रूल है, बहुत ही इजी रूल है ये, इससे मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कैसे, देखो कि यहां पे जो थंब है अपने राइट हैंड का, कौन सा, राइट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड, तो राइट हैंड में जो थंब है उसे आप कारेंट के डायरेक्शन में रखो, ठीक है, किसके डायरेक्शन में, कारेंट के डायरेक्शन में। तो आपका जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर है, ठीक है, फोर फिंगर है, मतलब फोर फिंगर मतलब चार उंगली, ये चार, ठीक है, ये फोर फिंगर जो है, ये फोर फिंगर जिस तरफ कर्ल करेगा, जिस तरफ कर्ल मतलब बेंड होगा, मुड़ेगा, जिस तरफ मुड़ेगा या बेंड होगा वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे होते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है
और इस वायर के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। बहुत बढ़िया, है क्या नहीं? वायर के अंदर क्या जा रहा है? करंट, करंट ही जाएगा। अब देखो यहां पे आपको पूछा है कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? राइट हैंड थंब रूल लगाया। कैसे? राइट हैंड ले लिया, ये राइट हैंड। अब ये जो थंब है, थंब को हम क्या करेंगे? करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। अब मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ये अपवर्ड जा रहा है करंट। हमने क्या किया? जो राइट हैंड लिया, राइट हैंड को, ये जो थंब है, ये थंब को हमने ये करंट के डायरेक्शन में लगाया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगाना, ऐसा। ठीक है, मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। अब देखो जैसे हमने उंगली को, ये जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर को हमने ऐसे कल किया, जो जिस डायरेक्शन में हम कल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ करंट, ये कल हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। इससे क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे देखो जो हमने ये कारेन के डायरेक्शन में थंब को रखा। अभी देखो यहाँ पे जो ये जो फिंगर है इस तरफ मूव, मतलब ये हो रहा है, मतलब अंदर जा रहा है। देखो जो फोर फिंगर है वो अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड्स होगा, इनवर्ड्स द प्लेन रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? और एक बार, ये कारेन के डायरेक्शन को में थंब को रखा, फिर उंगली को कल किया, जो यहाँ पे फोर फिंगर है वो फोर फिंगर इनसाइड जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बना वो इनसाइड होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह मान लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे, कोई इशू नहीं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, एक क्यू पॉइंट है। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, मान लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये राइट हैंड थाम लिया along the direction of the current, फिर हाँ आपने उंगली को मोड़ दिया। अरे यहाँ पे तो पॉइंट ही नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट कहाँ है? पॉइंट, अरे पॉइंट तो यहाँ है ना, पॉइंट तो यहाँ है। तो एक्चुअल में तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट, तो इस पॉइंट में हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, है कि नहीं? ऐसे, अरे ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे करेंगे आप, तो ये इस साइड में ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो कैसे? नहीं, कारेन के डायरेक्शन में आपको जैसे थंब लगाया, आप देखो उंगली को कल करो, कल करोगे तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा? ये आउटवर्ड आएगा। बात समझ में आया? ये ऐसे इनसाइड गया और ये क्या आ जाएगा? आउटवर्ड आ जाएगा। मतलब ऐसे होते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, जो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कारेंट के डायरेक्शन में अगर हमने थंब को लगाया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पूरा एक कंटिन्यूअस क्लोज कर्व होते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कंटिन्यूअस क्लोज कर्व होते हैं। तो इसीलिए मतलब वायर के अंदर एक साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा नहीं, पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? आउटवर्ड्स हो जाएगा। और आउटवर्ड्स को हम इस तरह डिनोट करेंगे, डॉट से, एकदम बिंदी लगा के, है ना, डॉट से इसे हम डिनोट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये नंबर 1, ये नंबर 2 एग्जाम्पल। और भी देखो नंबर 3। ठीक है, नंबर 3। तो नंबर 3 को हम कैसे, एग्जाम्पल क्या होगा, चलो देख ले। तो मान लो जी यहाँ पे एक वायर है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आपको पूछा है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, ये पॉइंट का नाम दे दो आर पॉइंट। तो क्या होगा बोलो? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये अलोंग द करंट थंब आ गया, देखो इनसाइड जा रहा है, तो इसका मतलब इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस जगह पे बोलूं तो ये क्या हो जाएगा? आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये इनवर्ड गया, ये आउटवर्ड आ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो अगर मैं बोलूं कि जो करंट है वो ऐसे इनवर्ड जा रहा है और आपको पूछा गया है यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अब कैसे करोगे? देखो करंट जो है वो इनसाइड ऐसे जा रहा है,
ठीक है, इनसाइड ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे फाइंड करोगे? देखो, तो सबसे पहले क्या है कि करंट के डायरेक्शन में आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे, यहाँ पे तो ये सीधा वायर था, अब ये वायर जो है इसके अंदर जा रही है, कैसे करेंगे? ये करंट का डायरेक्शन है, ये थंब लिया, थंब को अंदर किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब उंगली को कल करो, ऐसे जब आप कल करोगे, ऐसे ऐसे कल करोगे, तो इसका मतलब इस पॉइंट में जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। बात समझ में आया? जैसे आपने उंगली को ऐसे कल किया, मान लो, तो आपने ऐसे क्या किया, ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये थंब है, ये करंट के डायरेक्शन में थंब को लगाया, फिर उंगली को ऐसे कल किया, ठीक है, तो जो डायरेक्शन है वो इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि इनवर्स कैसे होगा, ये इस साइड पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे लगाओगे, तो जैसे उंगली को मुड़ोगे तो वो इस तरफ आ जाएगा। डायरेक्शन समझना बहुत ही जरूरी है मैग्नेटिज्म में, ठीक है, इसीलिए इतना डिटेल में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मान लो कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है आर, या आर मान लो, वेक्टर छोड़ो, आर मान लो। अब देखो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन मैंने किया, आप बोलोगे सर यहाँ पे ये डायरेक्शन इस तरफ भी तो हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं, थोड़ा ऐसे भी तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर कैसा होगा? कैसा होगा? ऐसा होगा। कैसे? देखो, जो यहाँ पे डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के साथ ये जो आर वेक्टर का ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमें डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करना है ताकि ये जो इसका डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप बोल सकते हो, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्यों हम जानते हैं, ये जो डीएल डीवी वेक्टर में हमने ये बताया था कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू जो था, तो यहाँ पे देखो जो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, यहाँ पे डीवी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड डीवी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो आर वेक्टर के साथ भी ये परपेंडिकुलर होगा और डीएल वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है इसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये मान लो डीबी है, तो डीबी क्या बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा और एक कर लेते हैं, बहुत ही आसान एक डायरेक्शन फाइंड करने का एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पे जो करंट है वो इस तरफ आ रहा है, मतलब आपके तरफ नहीं, ये बाहर आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, ठीक है। और आपको पूछा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, ठीक है। तो इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप फाइंड करो। तो हमने क्या किया, ये जो डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ है, तो ऐसे मतलब ये जो थंब है, थंब को ऊपर लगाया, थंब को जैसे हम ऊपर लगाएंगे तो देखो ये मतलब ऊपर रखा, करंट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए थंब को ऊपर रखा, तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरफ होगा, ठीक है। और इसके साथ एंगल कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर एकदम। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें दो रूल चाहिए। नंबर 1 राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, या तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसी दो रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को बार बार ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह नहीं लिखेंगे, तो बी से लिखेंगे, बी से डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट फाइनाइट स्ट्रेट
कारेंट, कारेंट तो बोलना ही पड़ेगा, कारेंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से करंट फ्लो होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, कंडक्टर, है क्या नहीं। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे मान लो कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और इसका लेंथ मान लो कि फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ है, इसके पास एक पर्टिकुलर लेंथ है, उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे। तो फाइनाइट है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है पी पॉइंट, पी पॉइंट को थोड़ा सा जनरल फॉर्म ले लो, यहाँ पे पी पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है, पी पॉइंट, ये थोड़ा सा दूर लिखते हैं, ठीक है। अब हमें इस वायर के वजह से इस जगह पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, तो कैसे करोगे। हमने क्या किया, इस वायर से इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, क्या लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, हम किससे डिनोट करेंगे, डी से, बढ़िया। अरे आप ए भी, ए से भी डिनोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, ये जो इसका एंड है, इस एंड को हमने इसके साथ जोड़ दिया, सारे कनेक्शन जोड़ दिया, है क्या नहीं, जोड़ना पड़ेगा। हम्म, कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसे हमें जोड़ना पड़ता है क्या नहीं। तो ये जोड़ दिया हमने। अच्छा, फिर क्या है, यहां पे हमने एक एंगल बनाया और जिसका नाम लिखा फाई वन। फाई वन क्या है, इसे, ये जो सिंबल है ना, इसे हम बोलते हैं फाई। तो फाई जो है ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल। अब ये जो एंगल है ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लिया, ठीक है, इस एंड के साथ, मतलब ये वाला जो एंड है वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ कितना एंगल बनाया उसे हम लिखेंगे फाई वन, ठीक है। दूसरा, इसके ऑपोजिट वे में, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, हमने दूसरा एंगल लिया फाई टू, ठीक है। इसके ऑपोजिट मतलब मान लो ये जो डायरेक्शन ये इस साइड पे है, अब ये जो फाई टू लिया हमने ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया फाई टू, ठीक है, क्योंकि ये इस एंड के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस से हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल, बहुत ही छोटी सी एलिमेंट है डीएल, जो कि एल डिस्टेंस के बाद। तो यहाँ पे हमने एल डिस्टेंस के दूरी पे हमने छोटा सा एक डीएल लिया। तो ये जो डीएल है, इस डीएल के वजह से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे से जिंदगी में आना है। अच्छा, डीएल, छोटे छोटे डीएल से क्या होगा, डीबी बनेगा। तो छोटे छोटे डीएल के जो डीबी है, तो एक टाइम में क्या हो जाएगा, बड़ा डीबी बनेगा, मतलब पूरे वायर का हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो डीएल लिया हमने यहां से, अब डीएल का पोजीशन तो बोलना पड़ेगा ना, डीएल कहाँ पे है, इसका पोजीशन भी तो बताना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए आर, ठीक है, डीएल से ये पी पॉइंट का जो दूरी है आर है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेशन ना करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो खाली ये फॉर्मूला लिख देंगे, 1 सेकंड का काम है, फॉर्मूला से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको डेरिवेशन सीखना ही है, जानना है, कॉन्सेप्ट एकदम पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए, तब जाके आप सवाल बना सकते हो, ठीक है। कोई फॉर्मूला 2-4 फॉर्मूला लिख दिया, कैलकुलेशन करो, सब नहीं होगा। तो इसीलिए आपको डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अब देखो, ये जो इस वायर में, अच्छा करंट ही नहीं दिया हमने, हाय, करंट ही नहीं दिया, तो ये करंट जा रहा है मान लो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमने माना थीटा, ठीक है। अब सर कितना आप एंगल बना रहे हो, अच्छा बनाना पड़ेगा, क्या करें। तो यहाँ पे ये फाई वन, ये फाई टू हो गया, और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा, डी को यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो ये डी बोलेगा डी थीटा, है ना। अब यही समझ के चलोगे, तो डी को यहाँ पे लिख दिया, चलो बढ़िया है। अब देखो, हमें क्या चाहिए, डीबी चाहिए, किसके वजह से, डीएल के वजह से। सबसे पहली बात, डीएल के वजह से हमें क्या चाहिए, डीबी, ओके। तो डीबी, डीबी इक्वल टू, बायोसेवर लॉ से हमें क्या मिला था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल
आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे जो थीटा है बेटा, वो थीटा एक इसके साथ है, इसके साथ था। आपने ये देखा था कि ये जो बायो से लो, थोड़ा सा एक बार बोल देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे मान लो कि ये डीएल दिया था, ये पॉइंट था, और ये कारण का डायरेक्शन ये है, तो ये डीएल वेक्टर है। तो डीएल वेक्टर के साथ ये जो आर वेक्टर है, इसके बीच में जो एंगल था वो थीटा था। डीएल के साथ आर वेक्टर का जो एंगल है वो थीटा था। लेकिन यहाँ पे आप जो थीटा लोगे, ये थीटा लोगे क्या? नहीं, गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे डीएल वेक्टर तो इस तरफ है भाई, ठीक है, आर वेक्टर इस तरफ है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये वाला एंगल चाहिए। समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल चाहिए। अब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये वाला एंगल कितना? ये देखो थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये क्या है? 90। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आया? ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। तो यहां पे हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन, अरे डीएल खाली डी लिख दिया, डीएल 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, ये क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, है कि नहीं? कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब सुनो, अब सुनो, अब क्या सुनना है? सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। अच्छा देखो, यहाँ पे जो डीएल है वो वेरिएबल है, क्योंकि डीएल चेंज हो रहा है कि नहीं? दूसरा आर जो है, आर भी वेरिएबल है। देखो आर भी, सबका आर सेम नहीं है। थीटा भी है, थीटा भी यहाँ पे वेरिएबल है। थीटा इस साइड पे जाओगे चेंज होगा, फिर ऊपर साइड में फिर भी चेंज होगा, ठीक है। तो थीटा भी यहाँ पे वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे? हम दो वेरिएबल को एक वेरिएबल से क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। बात खत्म यहीं पे, ठीक है। नहीं, अभी नहीं, खत्म नहीं हुआ, कैलकुलेशन अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ये जो देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल बना है कि नहीं? ये एक ट्रायंगल बना, तो इसे हम इस साइड पे लिख देते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा सा, अच्छा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये एल, ये क्या आ जाएगा? आर, और ये क्या आ जाएगा? डी। ये क्या है? थीटा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? डी, हाइपोटेनियस आर। तो क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू डी अपॉन कॉस थीटा। तो डी अपॉन कॉस थीटा को हम क्या बोलेंगे? डी सेक थीटा। बहुत बढ़िया, तो डी सेक थीटा आ गया। तो देखो आर की जगह हम डी सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ डीएल। अब डीएल का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? बहुत बड़े, इसी ट्रायंगल से। ये देखो यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? एल, बेस क्या है? डी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसमें कि एल इक्वल टू डी tan थीटा, ठीक है। अब देखो एल इक्वल टू डी tan थीटा है, तो ठीक है। अब इसके रेफरेंस में आप थीटा के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। थीटा के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा? बोलो, डीएल इज इक्वल टू डी tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इनटू क्या आ जाएगा? डी थीटा, है क्या नहीं? क्योंकि यहाँ पे थीटा के रेफरेंस में हम कर रहे, तो थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा? इस साइड पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डी थीटा आ जाएगा। तो डीएल इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डीएल भी यहाँ पे, डीएल का वैल्यू मिल गया हमें, आर का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है। अच्छा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है।
अब इसमें हम पुट करेंगे, कहाँ पुट करें, इस साइड पे, ये जगह बहुत कम पड़ रहा है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई, अच्छा ये तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकता तो मुझे भूल जाओ, नहीं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा सो अलग से है, ठीक है। अब बोलोगे सर कॉस थीटा को आपने रिप्लेस क्यों नहीं किया? तो भाई साहब यहाँ पे सारे थीटा को लेके आएंगे ना, सारे वेरिएबल को जो हम थीटा में लेके आएंगे, तो कॉस थीटा को क्यों रिप्लेस करेंगे, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट यहाँ पे डीएल का वैल्यू आ गया आर स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, गया एकदम काम से। अब देखो यहाँ पे डी से एक डी यहाँ पे आएगा क्योंकि ये डी स्क्वायर है, तो एक्चुअल में क्या आया, एक्चुअल में ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ जाएगा आई कॉस थीटा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या मालूम, अपॉन डी, ठीक है, आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी, ठीक है, दिख रहा है, यस, बहुत बढ़िया, आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी, ये आ गया। अभी क्या है, ये तो डीबी है भाई साहब, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बी चाहिए, बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऑफ दिस वायर, मतलब इस वायर के वजह से यहाँ पे कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें चाहिए। तो इस साइड पे हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, नाराज मत हो जाना आप लोग, तो यहाँ पे रब कर दिया हमने, ठीक है, ये भी रब कर देते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो डी बी, अच्छा बी को फाइंड करो टोटल, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। तो हम जब जानते हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे डीबी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बड़ा डीबी मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, अब यहाँ पे आप लगाओ इंटीग्रेशन, ठीक है, डीवी का वैल्यू ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, जगह कम है, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे डी लगा दो, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लिमिट चाहिए, अब लिमिट कैसे मिलेगा, हमें लिमिट क्या लगाएंगे, मतलब थीटा का लिमिट हमें चाहिए, यहाँ भी ये कंडक्टर में ना थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी हमें थीटा का एक लिमिट चाहिए। अब देखो लिमिट को समझो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो थीटा है बेटा, ये जो थीटा है हमने यहां से यहां लिया, अब देखो थीटा को अगर हम ऐसे नीचे करेंगे तो इस साइड का पूरा वायर कवर हो जाएगा, और थीटा को अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे लेंगे, वाह क्या बेंड हो रहा है, ऐसे लेंगे तो ये पूरा वायर कवर हो जाएगा। तो मतलब अगर हमने थीटा को -φ2 से लेके +φ1 तक, यहां से यहां तक ऐसे, ये ऐसे पूरा एकदम ये लिया, लिमिट लिया -φ2 से +φ1 तक, तो पूरा वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें मिल जाएगा पूरे वायर की वजह से। बात समझ में आया? अब यहाँ पे जो लिमिट लगाएंगे हम, थीटा इक्वल टू -φ2 इक्वल टू +φ1, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे माइनस कैसे आ गया? यहाँ पे माइनस इसीलिए आया क्योंकि हमने अगर इसे पॉजिटिव डायरेक्शन माना तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, है कि नहीं? अरे ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव मानो तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो -φ2 +φ1, ठीक है, समझ आई बात? तो यहाँ पे देखो, तो ये जो म्यू नॉट आई 4 पाई डी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, चलो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ आप लोग, ये 4 पाई डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे -φ2,
यहाँ पे प्लस फाई 1। अब बोलो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होते हैं सर, माइनस साइन थीटा होते हैं। भाई साहब वो डिफरेंशिएशन में होते हैं, डिफरेंशिएशन में माइनस होते हैं, इंटीग्रेशन में माइनस नहीं होता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन cos थीटा जो है उसका जो डिफरेंशिएशन आ जाए, सॉरी इंटीग्रेशन जो आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, 4 पाई डी ये आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे लिमिट लगा लो, यहाँ पे माइनस फाई 2 ये प्लस फाई 1। ठीक है, अब फिर से ये राब करना पड़ेगा, क्या करे, करना पड़ेगा अभी, क्या करे। ठीक है, जगह नहीं है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अब देखो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन फाई 1 पहले लगाओ, फाई 1 माइनस साइन माइनस फाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई 4 पाई डी, ये क्या आ जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सो दैट इज द एक्सप्रेशन। इस साइड को थोड़ा सा रब कर देते हैं फिर से और एक बार, ताकि जो रिजल्ट है वो अच्छी तरह से आपको दिख जाए। तो ये आ जाएगा टोटल बी, बी नेट भी बोल सकते हो आप। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे जैसे आई बढ़ेगा बी भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यहाँ पे देखो जो बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमने बोला यहाँ पे मानो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कम हो जाएगा। और भी दूर चले जाओ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना दूर जाओगे आप मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, फाई 1 और फाई 2 जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ऑपोजिट वे होते हैं, या ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इसे डायरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपने फाई 1 को जिस डायरेक्शन में लिया फाई 2 को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, लेकिन कहां से, कहां से, फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से लोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके दो चार न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं क्या है। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। अभी आप करते हैं, चलो। ये आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके ओके, नेक्स्ट। अब देखो जो बी आया, बी कितना है पहले लिख लेते हैं, म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये आया। ठीक है, ये फॉर्मूला आया। ओके, अब यहां से हम दो चार न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, नंबर वन न्यूमेरिकल्स क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाई 1 फाई 2, अच्छा यहाँ पे देखो फाई 1 फाई 2 का वैल्यू कोई कुछ भी लगा लो, मान लो कि ये फाई 1 वैल्यू का 60 डिग्री है, मान लो कि फाई 1 इक्वल टू 60 डिग्री है और फाई 2 इक्वल टू मान लो कि 30 डिग्री हो सकते हैं, ऐसा मैंने आर्बिट्ररी वैल्यू लगाया। तो वहां से जो वैल्यू पुट करोगे तो ये यही आ जाएगा, कोई इशू नहीं, ये तो बहुत आसान है, करने का जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा लेवल को हाई करते हुए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, अच्छा इससे पहले हमें दो चीज जानना पड़ेगा, वो क्या है, एक है सेमी इनफाइनाइट वायर और दूसरा है इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के में क्या होते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अच्छा सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब मान लो ये वायर है और यहाँ पे पॉइंट है, ये पी पॉइंट,
अब ये जो वायर है ना, ये रुकने का नाम ही नहीं कर रहा, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा, मतलब इनफाइनाइट तक ये है वायर। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब एक साइड में इनफाइनाइट है तो इसीलिए सेमी इनफाइनाइट। अगर दोनों साइड में आ जाएगा तो पूरा फुल्ली इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये सिंपली इनफाइनाइट आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब बोलो, ये करंट मान लो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए सर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थीटा वन, सॉरी फाई वन, फाई वन चाहिए हमें। तो फाई वन क्या आ जाएगा। अब जो देखो ये जो मतलब क्या है, ये जो वायर है, इस वायर में इस पॉइंट के साथ एंगल कितना होगा, बोलो कितना होगा। ये जो एंगल है, ये अगर इस एंड के साथ आप जुड़ोगे, इस एंड के साथ जुड़ोगे तो आपके कितना हो जाएगा। मान लो कि ये वायर है, ये वायर बहुत दूर तक ऊपर जा रहा है, हमें दिखाई नहीं देगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट है मान लो। अब ये वायर जो है बहुत बड़ा है, तो ये पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, एकदम इसके बीच में से आ जाएगा। हमें लगेगा कि ये जो पॉइंट है इसके बीच में से, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आई बात। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो फाई वन जो है वो बन जाएगा 90 डिग्री। अच्छा फाई टू का बात क्या होगा। फाई टू देखो यहाँ पे तो ये दूसरा एंड तो है ही नहीं, तो फाई टू क्या है, जीरो। ठीक है, फाई टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अगर मैं ये वाला एंड में ले लूं, कि हाँ सर आप बोलोगे सर ये तो एंड है ना, अब क्यों बोल रहे हैं कि एंड नहीं है। अच्छा ठीक है, ये जो एंड है इसी तो इस डायरेक्शन के ऊपर ही है, मतलब इसी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ही तो है ये, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर रहेगा तो एंगल कैसे बनेगा। अरे भाई साहब, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट, तो एंगल कितना बेटा, एंगल इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। ठीक है, समझ में बात। तो यहाँ पे फाई टू हो गया जीरो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि b इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई d, यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 प्लस साइन जीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई d। साइन 90 कितना होते हैं सर, 2 होते हैं, नहीं साइन 90 1 होते हैं। ठीक है, तो b आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d फॉर सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अब दूसरा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए मान लीजिए ये वायर है, यहाँ पे लिख देते हैं ये वायर है, इस साइड में ये पूरा जाते 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 कहाँ जाएगा क्या मालूम, जाते जाते क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, ऊपर की तरफ भी ये इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये लगेगा कि ये पॉइंट जो है इसके बीच में आ गया, इस वायर के बीच में आ गया, मतलब इस साइड में बहुत करीब आ गया। तो जो एंगल होगा ये इसका मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो एंगल होगा ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई वन इक्वल टू फाई टू इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d साइन 90, साइन 90 कर देते हैं क्या, कर देते हैं साइन 90। ठीक है, तो साइन 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d इंटू 2, 2 से 4 गया कितना हुआ 2 हुआ, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई d, that sorry, that is the magnetic field due to a infinite current carrying conductor। ठीक है, अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है,